बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। आटे और चीनी के स्कैंडल ने हुकूमत की बुनियादें हिला के रख दी हैं। हुस्न मुख्तार फारग, अरबाब शहजाद फारग, रज़ाक दाऊद फारग और जहांगीर तरीन भी चेयरमैन टास्क फोर्स के ओहदे से फारग। वजारतें बदली जा रही हैं, इस्तीफे लिए और दिए जा रहे हैं और लगता यूँ है कि ये स्कैंडल हुकूमत के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। हुकूमत को एक और शदीद बहरान का सामना। आटे और चीनी के स्कैंडल ने न सिर्फ हुकूमत को हिला के रख दिया है, बल्कि हुकूमत इस वक्त शदीद मुश्किलात में गिरफ्तार होती दिखाई दे रही है। जहांगीर तरीन को टास्क फोर्स की चेयरमैनशिप से और हुस्न मुख्तार को फूड सिक्योरिटी की वजारत से हटा दिया गया है। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करके कप्तान ने अपनी हुकूमत को बचाने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी है। जहांगीर तरीन ने चीफ सेक्रेटरी आजम खान पर इल्ज़ाम लगाया है कि आटे और चीनी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो FIA ने रिपोर्ट जारी की है, उसके पीछे आजम खान का हाथ है। पंजाब हुकूमत भी इस स्कैंडल की वजह से दबाव में आ गई है। पंजाब के वज़ीर खुराक समीउल्लाह से इस्तीफा लेकर उन्हें घर भेज दिया गया है। एक तरफ हुकूमत की विकटें पे विकटें गिर रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सबसे अहम सवाल यह है सियासी असर रसूख के इस्तेमाल का। गैर मुंतखब अरकान ने जो सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया, उसका इल्ज़ाम सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर पर आ रहा है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त और साथी है। जहांगीर तरीन हो या रज़ाक दाऊद हो, रज़ाक दाऊद भी चेयरमैन थे टास्क फोर्स बनाए शुगर के, उनको उस ओहदे से भी हटा दिया गया है। तो जो लोग गैर मुंतखब होने के बावजूद इजलासों में शिरकत करते रहे, यानी जहांगीर तरीन जो गैर मुंतखब होने के बावजूद हुकूमत के तमाम इजलासों में शिरकत करते रहे, तो खान साहब इस मामले से खुद को लाताल्लुक करने की भरपूर कोशिश कर रही है और लगता यूँ कि हुकूमत अचानक बहरान में गिरफ्तार हो रही है। हुस्न मुख्तार को उस वक्त नेशनल फूड सिक्योरिटी के ओहदे से हटाया गया है जब मुल्क भर में लॉकडाउन है। जिस वजीर की जिम्मेदारी है कि वो शिया की किल्लत ना होने दे, उसको उस मौके पर हटाना समझ से बालातर है। प्राइम मिनिस्टर ये तो कहते हैं कि इस वक्त आटे और चीनी की जो रिपोर्ट FIA की है वो हुकूमत ने जारी की है। तो हुकूमत ने क्या इस बात की तैयारी कर ली थी कि इस रिपोर्ट के बाद इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि वज़ीर आज़म को तमाम काबीना बदलनी पड़ेगी? हुस्न मुख्तार को अगर आटा चीनी स्कैंडल के नाम पर हटाया जाता तो बात समझ में आती थी, लेकिन अब उन्हें इक़्तिसादी अमूर की वजारत दे दी गई है। तो अल्लाह जाने ये सज़ा है या फिर उन्हें इनाम दिया गया है। तो खान साहब ने अपनी हुकूमत को एक बार फिर तमाम खिलाड़ी बदल दिए हैं, तमाम फील्डिंग तब्दील कर दी है। अब कोई माने या ना माने, जो ये कहते थे कि उनका मुकाबला माफिया से है, उनके दाएं और बाएं बैठने वाले लोग माफिया का हिस्सा निकल रहे हैं। आटे और चीनी बहरान पर FIA की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। हाँ साहब आटे और चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब करने का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ज़राए का यह दावा है कि रिपोर्ट मीडिया के हाथ ना लगती तो मंजरे आम पर ही ना आती। सवाल यह है कि मीडिया को यह रिपोर्ट किसने दी? क्या हुकूमत ने खुद मीडिया को रिपोर्ट जारी की या फिर मीडिया तक ये रिपोर्ट पर्दा नशीनों ने पहुंचाई? आटा और चीनी स्कैंडल मंजरे आम पर आने के बाद सवालात उठे हैं और हम सवाल ये है कि क्या हुकूमत रिपोर्ट में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी? वज़ीर आज़म ने फोरेंसिक ऑडिट होने तक कार्रवाई रोक दी है। जब तक रिपोर्ट का फोरेंसिक ऑडिट नहीं आएगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बादी नज़र में रिपोर्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, हुकूमत के नाम भी और अपोजिशन वालों के नाम भी। जहांगीर तरीन, हुस्न मुख्तार का नाम सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भी उंगलियां उठ रही हैं। उन्होंने अरबों रुपए की सब्सिडी दी, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि जब मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगे तो उन्हें महज इल्ज़ाम पर ही जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जब अपने दोस्त और अपने करीबी लोग इन्वॉल्व हों तो उन पर कमीशन बनाए। तो क्या ये एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान है? हुक्मरान जमात का ये भी दावा है कि कभी माजी में किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ, किसी ताकतवर के खिलाफ इस तरह कभी तहकीकात नहीं हुई, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब JIT बनी, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे और एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे जिनकी हुकूमत किसी इत्तेहादी के बलबूते पर नहीं थी। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तब भी वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT के सामने पेश होते थे। पीपल्स पार्टी के एक वजीर को हज स्कैंडल में वजारत से हाथ धोना पड़ा
हामिद सईद काज़मी को जेल जाना पड़ा। तो डनके किस चीज़ के बजाय जा रहे हैं? अभी तो सिर्फ रिपोर्ट आई है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पंजाब से एक वजीर को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है या उन पर दबाव डालकर उनसे इस्तीफा जरूर ले लिया गया है। ये रिपोर्ट 14 मार्च को वज़ीर आज़म की मेज़ पर थी। सवाल ये है कि 2-2.5 हफ्ते इस रिपोर्ट को जारी करने का सोचा तक नहीं गया, लेकिन जब रिपोर्ट मीडिया में डिस्कस होने लगी, लीक हो गई, इसका शोर मचना शुरू हो गया, तो उसका क्रेडिट लिया जा रहा है। रिपोर्ट के जारी करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उस वक्त जब मुल्क भर में लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, हजारों लोग कोरोना वायरस की वबा में गिरफ्तार हैं, उसके बाद लॉकडाउन ने अवाम की जिंदगी जीर्ण कर रखी है। ऐसी रिपोर्ट जारी करने का मकसद क्या मुल्क में किसी नई बहस का आगाज करना है? 2 रोज कबल खान साहब ने ताजर और सनदकारों को 100 अरब रुपए का टैक्स रिफंड किया, जिसे काला धन को सफेद करने वाली एमनेस्टी स्कीम कहा जा रहा है। क्या हुकूमत इस वक्त इस बात का फायदा उठा रही है कि वो जो कुछ करना चाहती है करे? इस वक्त ना अपोजिशन बोलेगी ना आवाम कुछ करेंगे, क्योंकि मुल्क में लॉकडाउन है। सब हंसी खुशी कबूल हो जाएगा, थोड़ी बहुत बहस होगी, डिबेट होगी, टॉक शो होंगे, लेकिन काम हो जाएगा। काला धन सफेद करने के लिए एक तरफ एमनेस्टी दी गई, दूसरी तरफ सनदकारों और कारोबारी तबके को राजी करने के लिए टैक्स वापस किया गया। आटे और चीनी के स्कैंडल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने का क्रेडिट लिया गया, लेकिन ये सब कुछ तो किया जा रहा है। जो नहीं किया जा रहा वो है आवाम को राशन नहीं दिया जा रहा। असल सवाल इस वक्त लॉकडाउन का है, कोरोना का है, या फिर आवाम को राशन देने का है, या फिर सियासी मामला को हवा देने का है। हाँ साहब ने काबीना में बाबरवान, फखरमान, अमीनुल हक को शामिल करके काबीना को क्रेडिबल बनाने की कोशिश की है, जबकि हमाद अजहर, हुस्न मुख्तार की वजारतें बदली गई हैं। अरबाब शहजाद को भी मुशीर के ओहदे से हटा दिया गया है। हाशिम पोपलजई को भी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी से हटा दिया गया। तो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां ये बताती हैं कि रिपोर्ट हुकूमत की मर्जी से बाहर नहीं आई। अगर रिपोर्ट के आने से इतनी तब्दीलियां हो सकती हैं तो इसकी तैयारी रिपोर्ट जारी करने से पहले की जा सकती थी। अगर तो खान साहब ने रिपोर्ट आने से पहले वजारतें तब्दील की होती तो शायद सवाल न उठते, लेकिन एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां ये बताती हैं कि दाल में बहुत कुछ काला है। इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां ये बताती है कि आटे और चीनी के स्कैंडल को बहुत सीरियस लिया गया है, और शायद वो कुव्वतें, वो ताकतें जो खान साहब को इस हवाले से हमेशा सपोर्ट करती रही है, अब वो ताकतें शायद इस बात पर खुश नहीं थी कि आटे और चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस अफराद ज़्यादा तिर वजारतों पर रहे, या हालांकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ और वजारतों का वापस लिया जाना या अहदों का वापस लिया जाना, ये बताता है कि पस मंज़र में और बहुत कुछ चल रहा है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। का तयन करने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने 20 फरवरी को DG-FIA वाजिद जिया की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। वाजिद जिया वही वाजिद जिया हैं जो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ कायम GIT के सरबराह थे, और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। अच्छा, हुकूमत को मुबारक हो जी। इसमें अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अभी करना नहीं चाहिए, अनफेयर होगा, चूँकि मैंने सुना है जहांगीर तरीन एक वजाहत दे रहे थे अपनी, जब तक पूरी बात सामने। इसी तरह मूनस की वजाहत आई है, विच साउंड्स वेरी लॉजिकल। सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोफेसर साहब, और अगर नहीं बनाया जा सकता तो फैलाव को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जो मसला आप डिस्कस कर रहे हैं ये एक माशरती और इक्तिसादी मसला है, और जिस माशरे में नज़्म ज़ब्त की कमी हो वहाँ कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ये जो है ना मसला, अगर आपने कहीं देखना है ना किसी माशरे में नज़्म ज़ब्त है कि नहीं है, उसको जज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप ट्रैफिक को देखें। जिनके खिलाफ आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये केक बनाते भी खुद हैं, ड्राई भी खुद करते हैं, उसको ईंधन भी खुद देते हैं, उसको खाते भी खुद हैं, और उसकी डेकोरेशन भी खुद करते हैं। असल मसला जो है कि पाकिस्तान में शुगर मिल जो है कोई आम आदमी नहीं लगा सकता, सियासतदान लगा सकता है। KPK के वजीर हथकड़ी, क्योंकि फख्र की बात नहीं है, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोशिश की कि हम कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसमें कभी कभी हमें नाकामी भी हुई, लेकिन कोशिश के अलावा इमरान खान साहब की हेल्प की।
पख्तूनख्वा। उसके बाद जब सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मुझे आप ये बताएं तारीख में कोई एग्जाम्पल है कि आप अपने 15, 16, 17 MPs जो है उनको लाए नाजिर करते हैं सेनेट के वोट पे, जो जिनकी मुझे इतना पता है कि तरीन साहब और दूसरे बहुत से लोग 85 में आए इस कारोबार में। एक एक मिल्स लोगों की शुरू हुई, फिर 6 बन गई, फिर 9 बन गई, फिर हमने बिलियंस देखे सबके। और ये शायद इस मुल्क का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज माफिया का वर्ड आई डोंट वांट टू यूज, एक इंडस्ट्रियल जगरनॉट है। लेकिन आई थिंक असल टेस्ट अब शुरू हो। और लॉकडाउन ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। भूख बढ़ने लगी है। हुकूमत की जानिब से राशन न मिलने पर बेचैनी और इश्ताल बढ़ रहा है। इमदादी अशिया के सामान की लूटमार, गरीब आवाम ने लॉकडाउन की पाबंदी भी नज़रअंदाज कर दी। इतवार को लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने लोगों को राशन के लिए बुलाया गया, जहां आवाम की अच्छी खासी तादाद जमा हुई। समाजी फासलों के प्रोग्रामों की धज्जियाँ उड़ा दी गई, यानी हुकूमत कहती थी कि लोग एक दूसरे के करीब ना खड़े हों। स्टोर में लोगों को एक दूसरे के करीब खड़े होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों लोग जमा हुए। इसके अलावा सिंध के कई शहरों में लोग इमदादी सामान की लूटमार करते नजर आए। पंजाब हुकूमत एक तरफ तो खुद भी राशन पहुँचाने में नाकाम रही, जबकि एक और ऑर्डर जारी किया गया जिसके मुताबिक पंजाब में अब कोई भी जो निजी तंजीम है या कोई भी शख्स निजी तौर पर लोगों को इमदादी सामान या हुकूमत की इजाज़त के बगैर राशन तकसीम नहीं कर सकता, जिससे अवाम में गुस्सा और इश्तियाल और बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को रिलीफ देने के लिए टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है, लेकिन टाइगर फोर्स अभी तक इमदादी काम शुरू नहीं कर सकी। तो मुल्क भर में अगर वाक़यात पे, आज कोयटा में भी एक बड़ा वाक़या हुआ जहाँ पे डॉक्टरों ने अपने लिए तिब्बी सामान मांगा तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। तो ये बड़ा खौफनाक वाक़या था, जिसके मनाज़र आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह उन डॉक्टरों को जो मरीजों का इलाज करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लोगों से हिफाजत यानी हुकूमत से हिफाजती किट्स मांग रही हैं, तो पैरामेडिकल स्टाफ पर और डॉक्टरों पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। कई डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने सर्विसेज का बाइकाट कर दिया है। ये आज मुजाहरा हुआ था कोयटा के अंदर और बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने मुजाहरा किया और एहतजाज किया कि उन्हें हिफाजती किट्स नहीं मिली। अब इख्तियार तो पहुँच गया वहाँ लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। तो सिंध बलोचिस्तान हुकूमत भी अब उस मामले में यानी उस फहरिस्त में शामिल हो गई है जो लोगों पर तशद्दुद कर रही है और लोगों के साथ इन हालात में, जबकि पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। पंजाब में भी पंजाब हुकूमत ने लोगों को गवर्नर हाउस में बुलाया, राशन भी नहीं दिया और लोगों को वहाँ पे भी धक्के पड़े। सिंध में भी लोगों को धक्के पड़ रहे हैं, लोग इमदादी सामान के ट्रक लूट रहे हैं। तो ये जो पूरी अनारकी और पूरी सिचुएशन ख़राब हो रही है, इससे लगता यूँ है कि मुल्क भर में लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा और एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग मुश्तिल होते जा रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, लोग मुश्तिल होकर हजूम की शक्ल इख्तियार कर लें? तो खुदा न हास्ता हम कहीं अफरा तफरी या अनारकी की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग अब लॉकडाउन से और हुकूमत के वादो वईद से तंग आ गए हैं। अवाम के जज्बात और एहसासात का अगर ख्याल नहीं किया जाएगा, उनके दुखों का मुदावा नहीं किया जाएगा, तो हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्या किसी को इस बात का अंदाज़ा है? और मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3277 हो गई, जाबाक अफराद की तादाद 50 हो गई। 257 मरीज सेहतयाब हो गए, जबकि 17 की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 397 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1493, सिंध में 881, खैबर पख्तूनख्वा में 405, बलूचिस्तान में 191, गिलगित बल्तिस्तान में 210, इस्लामाबाद 82, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 15 मरीजों की तस्दीक हुई है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 1933 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के 35,875 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से छुट्टियों के दौरान पंजाब के तमाम निजी स्कूलों की फीस 20% कम और सिर्फ माहाना बुनियाद पर वसूल करने का हुक्म जारी किया गया है। किसी स्कूल को साथसा या अमले को निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कनाडा से वतन वापस आने वाली PI की प्रवास के 2 पायलट्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। स्क्रीनिंग के दौरान PI के 2 पायलट्स और अमले के दीगर 3 अरकान का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से दोनों पायलट्स का टेस्ट मुस्बत आया, जिन्हें लाहौर के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानी से आने वाली प्रवास में से भी 3 मुसाफिर मुश्तबा निकले।
दौरान स्क्रीनिंग 3 मुसाफिरों के जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा निकला, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। राय के मुताबिक तैयारे में मौजूद तमाम 129 मुसाफिरों को मुख्तलिफ होटलों के करंतना में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ मुसाफिरों के सैंपल्स होटलों में भी लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का C-130 बलूचिस्तान के अवाम के लिए तिब्बी इमदाद या तिब्बी सामान लेकर कोयटा पहुंच गया। तैयारे में तकरीबन 11,000 पाउंड तिब्बी सामान लाया गया, जिसमें N95 मास्क, हिफाजती लिबास, दस्ताने, टेस्टिंग किट और अद्वियात शामिल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 70,000 से तजावज़ कर गई है। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 12,84,714 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख है। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1200 मजीद हलाकतें हुई हैं। मरने वालों की तादाद 9,633 हो गई है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से हलाक होने वालों का ताल्लुक अमेरिका से है। 3,36,830 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के बाद न्यू जर्सी, न्यू ऑरलिंस कोरोना के नए गढ़ बन गए, जहाँ सूरत हाल क़यामत हेज होने का खदशा है। अमेरिकी सदर ने भी खदशा जाहिर किया कि अगले चंद दिनों में ये सबसे खौफनाक हफ्ता होगा। अमेरिकी सर्जन जनरल जेरेमी एडम्स ने भी खबरदार किया कि अगले हफ्ते में कोरोना के मजीद मरीज सामने आ सकते हैं। कोरोना वायरस के बायस इटली में मरने वालों की तादाद 15,362 है, जबकि स्पेन में हलाकतों की तादाद 12,418 होगी। फ्रांस में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 90,000 के करीब हो गई है, जबकि वायरस से 7,560 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में भी वायरस तेजी से फैल रहा और मरने वालों की तादाद 4,000 हो गई। दुनिया के दीगर ममालिक में तेजी से इजाफा हो रहा है। ईरान में अब तक 3,452 अफराद, जबकि बेल्जियम में 1,283, हॉलैंड 1,651, स्विट्जरलैंड 666, सऊदी अरब में 29 और भारत में 99 अफराद वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। तुर्की में इस्तांबुल समेत 30 शहरों में गाड़ियों के दाखिलों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ खाने पीने के अशिया और तिब्बी सामान लाने की इजाज़त है। चीन में कोरोना वायरस से हलाक अफराद और तिब्बी हमले की याद में 3 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इजलास पे इजलास कर रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मामला सिर्फ जेल में कैदियों की रिहाई का नहीं, बल्कि देखना यह है कि हुकूमत कोरोना से कैसे निपट रही है। सिर्फ इजलास हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कैसी इमरजेंसी है, हर अस्पताल और क्लिनिक बंद पड़ा है, जिन्हें खुलना चाहिए वो बंद पड़े हैं। चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की डिस्पेंसरी भी बंद की जाए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुकूमत ने आटा और चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट FIA की थी वो जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद हसन निसार इस पर तबसरा कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अच्छा, हुकूमत को मुबारक हो जी। इसमें अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अभी करना नहीं चाहिए, अनफेयर होगा। चूँकि मैंने सुना है जहांगीर तरीन एक वजाहत दे रहे थे अपनी, जब तक पूरी बात सामने, इसी तरह मूनस की वजाहत आई है विच साउंड्स वेरी लॉजिकल। लेकिन एक बुनियादी बात है जो मैं बरसों से लिख रहा हूँ, 10, 20, 50 बार लिखा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है सियासत बजरिया दौलत, दौलत बजरिया सियासत। ये जो एक विशस, ये एक शैतानी चक्कर है। और एक आखिरी बात इस सिलसिले में कि मॉडर्न मनी बेसिकली है क्या? इट इज़ योर एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही, ठीक है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे और आपको मुयसर नहीं है, वो फारूक साहब को है। इट्स मोर देन इनफ टू मेक मनी। क्योंकि अगर आपको पता हो कि ये इस तरह होने जा रहा है, तो आप घर बार बेच के, कोई बैंक से लोन लेके, कोई पार्टनर्स इन्वॉल्व करके, और जो इन्फ्लुएंशियल होगा उसको पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, लोन भी मिल जाता है, उसके पास पहले ही पैसे की कमी नहीं होती। बिल्कुल सही। सो ये खेल है और ये इस मुल्क में रिवर्स नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं होगा। अरबों खरबों की डकैतियों के बाद लोग निकल गए हैं। ये इस मुल्क का कल्चर में नहीं हो। ठीक हो गया। दूसरों को दिन रात चोर चोर और डाकू कहने वाले अब ये कहते हुए क्यों शर्मा रहे हैं कि बुक्कल देवी चोर या चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं?
कोसने निज़ाम को और मातम निज़ाम दीन का। ये जो मातम होता है ना, ये कमज़ोर गरीब लोगों की तसल्ली के लिए होता है, जिन्हें मालूम है, पहले से मालूम है कि ताकतवर के लिए कोई कानून ही नहीं। जब आप उन्हें ये कहेंगे तो वो बेचारे राज़ी हो जाएंगे। तो सवाल ये कि जो नाम नहाद दानश्वर कौम को फिर ये पट्टी क्यों पढ़ाते हैं कि बस तब्दीली आ गई है, अब सब कुछ बदल जाएगा, नए लोग नए ख्यालात के साथ नया निज़ाम लाएंगे, पिछले वाले चोर थे। और ख़ुद पर जब इम्तहान का वक्त आता है तो मुंह बसोरने लगते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदला जा सकता। या तो लोगों को ये उम्मीद मत दिलाएं कि सब कुछ बदलने वाला है, या फिर ये मातम बंद कर दे कि कुछ नहीं बदलने वाला। असल मसला तवाइफुल मलूकी है, देखने का नज़रिया अलग है, बोलने का नज़रिया अलग है, अमल करने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग है। यानी जो हम ख्याल ना हो वो करप्ट बेईमान, जो हम फ़िका या हम फ़िरका ना हो वो काफिर और भटका हुआ, जो पसंद ना हो वो चोर बेईमान डाकू, पता नहीं जो मर्जी उस पर इल्ज़ाम लगा दें। मगर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुखालिफ समेत होना खड़ा होना ज़रूरी है। आपका मुखालिफ है तो बस सब कुछ गलत है। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम, मुल्क को तबाह करने के इल्ज़ाम, और जब अपने दोस्तों की बात आती है तो मॉडर्न मनी, जस्टिफिकेशन, थ्योरियाँ, दौलत बदरिया सियासत की लॉजिक। तो ज़रा हिम्मत पकड़े और बताए कि जो माफिया की रट लगा रखी थी, ये माफिया कोई और नहीं है, ये वही माफिया जिनके भी नाम आए हैं। आगे बढ़ते हैं और अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे हैं और इस बात को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब ने जो रिपोर्ट जारी की वो हुकूमत ने जारी की, मीडिया ने जारी नहीं की। इस पर हुकूमत का वर्जन क्या है, ये भी देखते हैं। वॉच दिस। KPK के वजीर हथकड़ी, क्योंकि फख्र की बात नहीं है, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोशिश की कि हम कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसमें कभी कभी हमें नाकामी भी हुई, लेकिन कोशिश के अलावा इमरान खान साहब की हेल्प की। पख्तूनख्वा उसके बाद जब सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मुझे आप ये बताएं, तारीख में कोई एग्जाम्पल है कि आप अपने 15, 16, 17 MPs जो है उनको लाइन हाजिर करते हैं। सेनेट के वोट पे जो जिनकी बैंड बजी थी, क्या सब भूल गए हैं 2018 में? सही। और ये अभी दूसरा एक वाक़या है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये समझता हूँ इस पे हम खुशी के ज्यादा शादियाने ना बजाएं। मैं समझता हूँ कि हमारी कमजोरी भी है कि हमारी हुकूमत में हुआ है, लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है। हमारा लीडर जो है, हमारा लीडर बहरहाल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता अपने बुनियादी उसूलों पे। और एक और मैं आपको चीज बता दूं, ना हमारा लीडर कॉम्प्रोमाइज होता है, ना हमारा नजरियाती वर्कर कॉम्प्रोमाइज होता है। और नजरियाती वर्कर सिर्फ ग्राउंड लेवल यूसीज में नहीं है, अल्लाह ताला के करम से वजारतों में भी आपके नजरियाती लोग मौजूद हैं। अच्छा। जो बार बार ये बात कर रहे थे। अल्लाह ताला का मैं एहसान मानता हूँ कि पिछली जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें मैंने ये बात सामने रखी। मैंने खान साहब को ये बात की कि खान साहब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और खान साहब हमें से किसी को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी पे वो हर्फ आए। हमें ये रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए। मुझे फख्र है अपने लीडर पे, इमरान खान साहब पे, कि उन्होंने जो है वो वादा जो कौम से किया था वो वादा उन्होंने सर अच्छी बात है पब्लिक। हाँ, ये जो क्वेश्चन है कि हाँ, ये इस सवाल के बारे में अप्रैल को एक इम्तिहान होगा कि जो फोरेंसिक ऑडिट इसका आता है, मैं ये समझता हूँ कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। इसमें बड़े लोगों के नाम आए हैं, जहांगीर साहब का इसमें नाम आया है, इसमें मुन्ना साहब का नाम आया है, इसमें दूसरे जो हमारे हैं मिनिस्टर साहब उनका जो है उसमें नाम आया है, खुसरो बख्तियार साहब का। मैं ये समझता हूँ कि लेट दैट डिटेल ऑडिट कम, क्योंकि इसमें यहाँ ये भी होता है, हो सकता है उन्होंने कोई करप्शन या उन्होंने अपने ओहदे का गलत इख्तियार ना किया हो, लेकिन अगर गलत उन्होंने उसका इख्तियार का इस्तेमाल किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इमरान खान साहब जो है ऐसी 10 हुकूमतें कुर्बान कर देगा, अपने नजरियों को इमरान खान साहब कभी कुर्बान नहीं। देखिए, जो लोग खान साहब को जानते हैं, उनके करीब रहे हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि खान साहब दोस्त कुर्बान कर देंगे मगर अपनी हुकूमत किसी दोस्त के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। और नज़रिया तो उसी दिन कुर्बान हो गया था जब खान साहब ने माज इक़्तिदार में आने के लिए पार्टी के डाई हार्ड लोगों को एक साइड में किया और इलेक्टेबल को टिकट देने शुरू किए। और ये वो इलेक्टेबल थे जो दूसरी जमातों से आए थे, जिनका PTI से कोई नज़रियाती ताल्लुक भी नहीं था। वज़ीर आला पंजाब तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो चंद माह पहले पार्टी में शामिल हुए और इलेक्शन लड़ा और पंजाब के वज़ीर आला बन गए। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जिसे कहते थे, उनके साथ भी हुकूमत मिलकर बना ली। तो सियासतदान का जो असल में नज़रिया होता है, जो सबसे बड़ा नज़रिया होता है, वो नज़रिया वो होता है जो उसे इक़्तिदार तक पहुंचा दे, कुर्सी पर बिठा दे। तो इससे बड़ा नज़रिया और क्या हो सकता है? नज़रिया होता तो महज नाम सामने आने पर
खुसरो बख्तियार या उनके भाई अब तक मुस्तफ़ी हो चुके होते, लेकिन इस्तीफ़ा पंजाब के वज़ीर खुराक का हो गया। अब नज़रिया होता तो फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार न किया जाता। तो असल मसला यही है कि आटे और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट जो बाहर निकल गई है तो उसका महज क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और आटे चीनी के स्कैंडल की जो डिटेल्स हैं वो भी उसको डिस्कस कर रहे हैं और बहुत से सवाल उठा रहे हैं। शहजाद इकबाल, वॉच दिस। का तयन करने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने 20 फरवरी को DGFIA वाजिद जिया की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। वाजिद जिया वही वाजिद जिया हैं जो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ कायम GIT के सरबराह थे और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था। चीनी बहरान से मुत्तलिक इन्हीं वाजिद जिया की इंक्वायरी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में इस पर बात की थी, मगर आज के प्रोग्राम में इस रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेते हैं। इस रिपोर्ट में किल्लत के बावजूद इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले को गलत करार दिया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने पर भी सवालात उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन के इन दावों को भी मुस्तरद किया गया है, जो पिछले कई दिनों से चीनी की कीमतों में इजाफे के सवाल पर करते आए हैं। इनका दावा था कि चीनी की कीमतों में इजाफे से शुगर मालिकान को कोई फायदा नहीं हुआ है। इस दावे को इस रिपोर्ट में मुस्तरद किया गया है। जहांगीर तरीन और शुगर मिल्स एसोसिएशन का जो दावा था, जो उनका मौकिफ था, उसका तफसील से जायजा लेंगे आगे जाके। इस रिपोर्ट में चीनी की बरामद और इसकी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी को चीनी की कीमतों में इजाफे की अहम वजह करार दिया गया है। मगर जहां इस रिपोर्ट में कई अहम मामलात पर पर्दा उठा है, वहीं इस रिपोर्ट में अब भी 2 सवालों के जवाबात आना बाकी है। पहला ये कि जब शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने खबरदार किया था कि आइंदा साल चीनी की पैदावार हदफ से कम होगी, तो इसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला क्यों किया और इस फैसले की वजह से जो बहरान खड़ा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ECC ने यह फैसला किसी के दबाव पर आकर किया? इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। और यहां यह बात बताना जरूरी है कि अगर जहांगीर खान तरीन हो, खुसरो बख्तियार हो या कोई और वजीर, उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल नहीं किया तो शुगर एक्सपोर्ट करने के फैसले की जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है, शुगर मिल्स मालिकान पर नहीं आती, और इसकी जवाब तलबी भी फिर हुकूमत से होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि जब वजारत खजाना ने 3 अक्टूबर 2018 को अपने बयान में वाजे कर दिया था कि शुगर मिल्स मालिकान को चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला क्यों किया? और क्या इस फैसले के पीछे भी किसी का दबाव था? इस बात का तयन भी इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। इसलिए यहां पर भी यह देखना जरूरी है कि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी किसी वजीर के या किसी और के कहने के ऊपर दी, किसी के दबाव में दी, और अगर ऐसा नहीं है तो इस बात की जवाब तलबी भी पंजाब हुकूमत से होनी चाहिए, ना कि शुगर मिल्स मालिकान से। चीनी बहरान पर कई सवालों के जवाब अब भी आना बाकी हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को हतमी नहीं समझ। देखिए, जो सबसे अहम और आसान सा सवाल है वो ये कि चीनी और आटे की जो कीमतें पिछले दौर हुकूमत में थी, यानी नवाज शरीफ के दौर में थी, वो मौजूदा दौर हुकूमत में कैसे बढ़ी? क्या चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, गन्ने की कीमत में इजाफा हुआ, या इसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक है? पंजाब हुकूमत ने जो शुगर मिलों को सब्सिडी दी वो तो उस रकम के आगे आटे में नमक के बराबर है, जो माल कीमत ज़्यादा होने की वजह से कमाया गया। यानी चीनी अगर 55 से 90 रुपये तक गई तो जो बीच में रकम थी वो किधर गई? चीनी और आटे की कीमतों का जो बराह रास्त फ़ायदा है वो दरअसल मिल मालकान को हुआ है, रकम करोड़ों में है। यानी ये जो सब्सिडी दी गई है, जो रिपोर्ट आई गई है, ये 2-3 अरब रुपये रकम बनती है, वो वापस भी हो सकती है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो तो गायब है। वो है कीमतों में इजाफा। यानी 55-60 रुपये की चीनी जब 90 में गई या 85 में गई तो 20 में जो 20-25 रुपये पर किलो कमाए गए वो किसकी जेब में गया? वो रकम क्या है, उसका टोटल क्या है, वो अरबों में बनती है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो उनका जवाब आना ही बाकी है। ये जो सब्सिडी वाली बात पे इतना शोर मचाया जा रहा है, इसमें कोई इलीगल तो बात है नहीं, ये कोई जुर्म नहीं है, कानून के मुताबिक है। काबीना ने रिकमेंड किया है, पंजाब ने उसको प्रूव किया है,
तो हुकूमत माजी में भी देती रही है, इस हुकूमत ने भी दे दी। इससे से ज़्यादा गैर अखलाकी कहार समझा जाएगा। लेकिन और फिर रकम वापस करके दाद भी समेटी जा सकती है कि रकम वापस होगी, लेकिन जो असल रकम है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो एक छोटी सी भलाई है, असल चीज़ तो कहीं और है। यानी जो 55 रुपये से 90 रुपये तक के दरमियान कीमत कमाई गई 20, 25, 30 रुपये किलो, तो मेरा गुमान ये कि FIA की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है वो महज असल मामले से हटाने के लिए एक आई वॉश है, तो असल मामला दबा लिया गया है। मोहम्मद मालिक गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मौजू के ऊपर, देखते हैं कि उनका तबसरा तजिया क्या है। मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया था कि एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पड़ी है, उसमें फ़लाँ फ़लाँ का नाम है, तो अब उसमें तबसरा तजिया उनका क्या है वो भी देखते हैं। मुझे इतना पता है कि तरीन साहब और दूसरे बहुत से लोग 85 में आए इस कारोबार में। एक मिल्स लोगों की शुरू हुई, फिर 6 बन गई, फिर 9 बन गई, फिर हमने बिलियंस देखे सबके। और ये शायद इस मुल्क का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज माफिया का वर्ड आई डोंट वांट टू यूज, एक इंडस्ट्रियल जगरनॉट है। लेकिन आई थिंक असल टेस्ट अब शुरू होगा कि फोरेंसिक सब होंगे, इसका दायराकार कितना। और सबसे बड़ी बात, पहले हमने देखना है कि जो की लोग हैं, चाहे वो खुसरो बख्तियार हैं, चाहे हाशिम जवाब बख्त हैं, चाहे जहांगीर तरीन साहब हैं, जो क्लियर बेनिफिशरीज हैं और जिनका इन्फ्लुएंस है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उन पे इमरान साहब क्या करते हैं। असल टेस्ट को कहते हैं ना पुडिंग का, इट्स इन टेस्टिंग द पुडिंग। मैं आपको नाज़रीन ऑन बेसिस ऑफ सर्टिफाइड फैक्ट बता रहा हूं, विदाउट एनी फेयर के गलत होगा। जब कमेटी ने शुरू किया तो कमेटी के एक रुकन को खास तौर पे बल्कि 2 को बड़ी सख्त अल्फाज में कहा गया कि आप इसमें एक हद तक जाएं, इससे आगे ना जाएं। बहरहाल वो दिखाए हुए, तो वो कमेटी काम करती गई। अब जब रिपोर्ट आ गई और प्राइम मिनिस्टर के पास ये कुछ दिनों से आई हुई है, वो आई थिंक 14 को शायद उनके पास आ गई थी, तो फिर ये प्रेशर डाला गया कि जी बहुत ज्यादा अपने लोगों के भी नाम आएंगे, दूसरे तो आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो आप या तो इस रिपोर्ट को होल्ड कर लें, ये जब फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा तो उसके बाद इकट्ठे ही रिपोर्ट आप रिलीज कर दीजिए। ख्याल यह था कि शायद फोरेंसिक ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ जाएगा और उसको और फैलाया जाएगा, नहीं 10 मिलों पे ना करें, आप 20 पे करें, 89 मिल्स हैं, ये फोरेंसिक ऑडिट एक एंडलेस एक्सरसाइज होगी। फिर एक गलती हो गई, जब सारी चीजें ढीली पड़नी शुरू हो गई तो फिर प्राइम मिनिस्टर को यह कहा एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी ने कि जी मैं आपका खैर खा हूं, लेकिन बड़े मैसेज बड़ा क्लियर है कि फिर ग्लव्स आर ऑफ, और फिर ये चीनी भी मार्केट से गायब हो जाएगी और 120 पे भी नहीं मिलेगी। PTI के अंदर सर्कल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये 2 ग्रुप्स की लड़ाई हो गई है। एक ग्रुप है जहांगीर तरीन का ग्रुप, एक है आजम खान साहब का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इनकी आपस में बनती नहीं है, तो आजम खान टकर गए हैं जहांगीर तरीन को, और ये बस। लेकिन आई थिंक दिस इज बिगर देन जहांगीर तरीन, दिस इज बिगर देन आजम खान। ये सबसे बड़ी चीज है, ये एक बहुत बड़ा इशू आ गया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। और हम देख रहे हैं अगर एनर्जी का इशू होता है तो उसमें नदीम बाबर साहब बैठे हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो खुद IPP के शेयर होल्डर है, IPP इसको चलाते रहे हैं, वो इस वक्त फैसला कर रहे हैं कि IPP के साथ क्या आगे निगोशिएशंस होंगी, किस तरह होंगी, कुछ नहीं होगा। रजाक दाऊद साहब बैठे हुए, उनकी अभी तक जितनी हमने पॉलिसी देखी है वो स्टेट्स की पॉलिसी प्रोटेक्शन की आ रही है। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती नहीं देखी, हमने SME का पॉलिसी बनती नहीं देखी, हमने इशू हमें लॉटे केमिकल्स के लिए उनकी तगदो नजर आती है कि 40,000 लीटर मैंने 40,000 टन किस तरह केमिकल मंगवाना है उसके लिए, वो सारी चीजें आ रही हैं। अब देखिए, बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाएंगे तो बिल्ली दूध नहीं पिएगी तो और क्या करेगी। और यहाँ तो बिल्ली नहीं, बड़े बड़े बिल्ले बैठे हैं। तो असल मसला ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। जब इतना बड़ा खुला तजाद सामने हो तो फिर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी पर तो सवाल उठेंगे। चीनी के कारोबार करने वाले फूड सिक्योरिटी संभाल के बैठे हैं, IPPs वाले खुद IPP के टर्म्स एंड कंडीशन तय करने बैठे हैं, और IMF के लोग मुआशरे चला रहे हैं और IMF से कर्ज लेकर चला रहे हैं। शुगर माफिया के लोग भी हुकूमत में बैठे हैं, कीमतें भी खुद ही तय कर रहे हैं। यानी पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा पन्नो लाल है। तो तहरीक इंसाफ पर बज़ाहिर उन लोगों का गलबा है जिनके तजारती या कारोबारी मफादात बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास सब हमेशा इसी की नफ़ी करते थे कि ऐसे लोग हुकूमतों में नहीं होने चाहिए। आटे और चीनी की रिपोर्ट तो इत्तफाक से लीक हो गई या कराई गई, बाहर आ गई, लेकिन अभी तो बहुत से मामला ऐसे हैं जिनकी तहकीकात ही नहीं हुई, और ये मामला भी हमेशा उस वक्त सामने आते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं। और अगर कोई मुखालिफ हुकूमत में आ जाए तो फिर वो धज्जियाँ उड़ा देता है, लेकिन अगर कोई हमख्याल आ जाए तो उसी पर पर्दा डालकर काम आगे चलाया जाता है। तो जो लोग होशियार होते हैं ना, वो हर हुकूमत का हिस्सा बनकर खुद को बचा लेते हैं। जिन्हें सियासत का या नज़रिए का बुखार चढ़ जाता है, वो नज़रियाती बनने की कोशिश करते हैं, तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक या शायद खान अब्बासी की तरह फिर जेल ही काटते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।